फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्यूटर विद डॉक्टर रेनू। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि ऊप्स कंसेप्ट का बेसिक्स, मतलब ऊप्स में ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वहां से स्टार्ट करिए, क्योंकि वो बेसिक्स हैं। उसके बाद हम ग्रेजुअली धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर ऊप्स का क्या एडवांटेज है। ऊप्स के एडवांटेजेस में 3 एडवांटेज इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एनकैप्सुलेशन होता है, पॉलीमॉर्फिज्म है और इनहेरिटेंस है। उसको हम धीरे धीरे आगे वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्लासेस के प्रकार, कितने तरह की क्लासेस होती हैं। देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि क्लास क्या होती है, ठीक। अब आया कि क्लास कितनी तरह की होती है। तो क्लास होती है बेटा 2 तरह की। एक है आपका प्री डिफाइंड क्लास और दूसरा है यूजर ओरिएंटेड, यूजर डिफाइंड क्लास। प्री डिफाइंड क्लास का मतलब है कि जो क्लासेस पहले से डिफाइंड है वो है आपकी प्री डिफाइंड, मतलब कि जिसकी डेफिनेशन आपका, अगर आप जावा सीख रहे हो तो जावा को पहले से ही पता है। दूसरा क्या है कि उपयोगकर्ता निर्मित, यानी कि यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड का मीनिंग है कि जो उसको यूज कर रहा है ना, वो डिफाइन कर रहा है कि मेरी क्लास कैसी बनेगी। तो अगर आप क्लास को बना रहे हो, जैसे कि हम बनाएंगे, तो उसको हम कहेंगे यूजर डिफाइंड क्लासेस। और कुछ क्लासेस पहले से ही बनी हुई है, प्री डिफाइंड। प्री मतलब पहले डिफाइन की गई क्लासेस को हम कहते हैं प्री डिफाइंड क्लासेस, पहले से परिभाषित। तो उसमें जैसे जैसे लिखा होगा हम उसको केवल यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन उपयोगकर्ता निर्मित मतलब कि आप अपने आप से बनाओगे, अपने आवश्यकता के अनुसार उसे परिभाषित करोगे कि आपको कैसा कैसा चाहिए। और जो जैसे जैसे अगर आप उसको फिर फ्यूचर में यूज करना चाहते हो तो फिर फ्यूचर में आप उसको यूज कर सकते हैं। तो 2 तरह की हुई, एक है प्री डिफाइंड मतलब जो पहले से बनी हुई है, एक है यूजर डिफाइंड, यह उपयोगकर्ता डिफाइंड, जिसको कि उपयोगकर्ता ने बनाई है। तो 2 तरह की क्लासेस होती है मेनली। प्री डिफाइंड का मतलब एक बार फिर से देख लीजिए, पहले से तैयार है, आप केवल सीधा सीधा उसको यूज कर सकते हो। और जो भी प्रोग्रामिंग आप करते हो उसमें आप उसको डायरेक्टली आप उसको यूज करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। अगर आप उसमें चेंज करके नई क्लास बनाना चाहते हो, उसके अंदर ऐड करवा के कुछ और नया बनाना चाहते हो, तो आप उस वाली क्लास पे ऐड करवा कर कुछ और चीजें भी कर सकते हो। तो ये प्री डिफाइंड हुआ, जो कि पहले से बना हुआ है और आप केवल उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी बनाना चाहते हो, उपयोगकर्ता निर्मित है मतलब कि यूजर डिफाइंड आप बनाना चाहते हो, तो आप खुद से तो उसको उसकी डेफिनेशन लिखोगे, पहले खुद से बनाओगे, ठीक। उसके बाद उसकी विशेषताएं, उसके मेथड्स क्या क्या हैं वो लिखोगे, और उसको यूज करने से आपको पूर्ण अनुकूलन मिलेगा। मतलब कि आप उसमें जितना चाहते हो उस हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हो अपनी मर्जी से। और जो भी कुछ आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं या कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो वो सब चीजें आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो क्लास और ऑब्जेक्ट के मेनली एडवांटेज क्या है, क्या लाभ है इसके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास और ऑब्जेक्ट के बेनिफिट्स क्या है, क्वेश्चन डायरेक्ट लगे आ सकता है कि एडवांटेज ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट बताइए। तो पहली चीज तो ये, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक क्लास पहले से बनी हुई है, ठीक, उसका एक क्लास बनी हुई है, इसके अंदर कुछ डेटा होगा और कुछ इसके अंदर एक मेथड होगा, मेथड या फंक्शन आप कह दीजिए, ये सब उसके अंदर है। अब इस क्लास को आप यूज कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी मतलब पुनः उपयोग, आप उसको बार बार यूज कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। पहली चीज क्या है, पुनः उपयोग योग्यता, आप उसको बार बार यूज कर सकते हैं। एक बार आपने लिख लिया, रीयूजेबिलिटी भी बोलते हैं इसको, उसको आप बार बार यूज कर सकते हैं। रीयूज करना, एक बार लिखिए और फिर लाइफ में आप उसको कितनी बार भी, आप या आपका फ्रेंड या कोई और जिसके साथ भी आप उसको शेयर करेंगे, हर कोई उसको यूज कर सकता है, ठीक। दूसरा क्या है, मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या है कि जब आप बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखते हैं ना, अभी तो आप छोटे प्रोग्राम्स लिखते हो 50 लाइन का या 60 लाइन्स का, 11th में भी ऐसे लिखा होगा, बस ऐसे नहीं कि आप 1000 लाइन्स का प्रोग्राम लिख रहे हो। तो धीरे धीरे जब आप प्रोग्रामर बनेंगे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाएंगे, तो लगभग आप 1000 या 5000 लाइन्स का कोई प्रोग्राम लिखोगे। तो उस केस में उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। सपोज 5000 का लिखना है तो 5000 को आपने
1000 के 5 मॉड्यूल्स बना दिए ऐसे ऐसे करके। फिर इस वाले मॉड्यूल को फिर ब्रेक कर लिया, 100 का ईयर आपको आता लिखना 10 में, और 100 लाइन के फिर ये 10 मॉड्यूल बन गए। तो 10 मॉड्यूल्स को इनको फिर हम लिख के फिर इंटीग्रेट कर देते हैं, मतलब फिर इनको जोड़ देते हैं। तो इस तरह से जब कभी भी बड़ा प्रोग्रामिंग होती है तो वो इस तरह से होती है, और वो किसकी हेल्प से होगी? मॉड्यूलरिटी की हेल्प, मतलब मॉड्यूलरिटी किसकी हेल्प से होगी? क्लासेस की हेल्प से होगी। ठीक, नेक्स्ट है डेटा संरक्षण, डेटा की सिक्योरिटी। डेटा की सिक्योरिटी कैसे हो जाएगी? देखो, जो हम यहाँ पे डेटा स्टोर करवा रहे हैं, मैं आपसे कह रही हूँ कि यहाँ पर हम जो डेटा लिख रहे हैं, ये वाला डेटा, इस डेटा को यहीं पर चेंज कर सकते हो आप केवल। इसके बाहर, इस क्लास के बाहर अगर आप कहो कि इसको यहाँ पे यूज कर ले, हम नहीं यूज कर सकते, उस केस में एरर आएगी और वो इसको चेंज नहीं करने देगा। तो आपका डेटा सेफ है, सुरक्षित है बिल्कुल। और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म को डिटेल में, तब भी आप सीखोगे। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि इससे एक ऐसा मेथड बनाएंगे कि अगर आपको ऐड करना है, सपोज सम करना चाहते हो दो नंबर्स का, ए और बी, तो ए आपका 2 है और बी आपका सपोज 3 है, तो 2 और 3 को ऐड करने के लिए आपने प्रोग्राम बना दिया। लेकिन अगर आप इंटीजर्स को ऐड करने के लिए बना दिया, लेकिन अगर आप चाहो कि ये फ्लोट को भी ऐड कर दे, या ये स्ट्रिंग्स को भी ऐड कर दे, या ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी ऐड कर दे, तो हम इस तरह से एक ही नाम से, सपोज आपने सम नाम से बनाया था और सम नाम का फंक्शन ही कॉम्प्लेक्स नंबर को भी सम कर दे, आपके रेशनल नंबर्स को भी सम कर दे, तो वो काम कर सकता है। तो वो वाली चीजें, वो वाली होती है पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें आ जाता है मेथड ओवरलोडिंग। तो ये तो भी नेक्स्ट क्लास में आएगा, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लास और ऑब्जेक्ट के क्या लाभ है, या ऊप्स के क्या एडवांटेजेस हैं। तो आप लिखोगे कि ऊप्स के अंदर ऑब्जेक्ट होता है, क्लास होती है, आप एनकैप्सुलेशन कर सकते हो। एनकैप्सुलेशन का मतलब है डेटा संरक्षण। आप मॉड्यूलरिटी यूज कर सकते हो, पॉलीमॉर्फिज्म हो सकता है, पुनरुपयोग योग्यता, इनहेरिटेंस होता है। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो ये इसके 4-5 फीचर्स हैं जो कि 100% क्वेश्चन आता ही आता है कि ऊप्स के आप बेनिफिट्स बताइए, तो वो हमें करना है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेटा संरक्षण, या फिर हम क्या कह रहे हैं, एनकैप्सुलेशन। इंपॉर्टेंट है बहुत एनकैप्सुलेशन। देखो, आप लोगों ने बेटा कैप्सूल तो देखा होगा, कैप्सूल मेडिसिन वाला जो कैप्सूल होता है, वो वाला कैप्सूल, वो कैसा होता है ये कैप्सूल? उस कैप्सूल को कभी खोल के देखा है? यहाँ से खुल जाता है वो, अगर आप देखोगे। यहाँ पे भी एक प्लास्टिक की शीट टाइप का है, कोटिंग है, यहाँ पे भी एक प्लास्टिक है, और यहाँ से अगर आप उसको खोलना चाहो तो खोल सकते हैं आप। उसके अंदर देखना, यहाँ पर मेडिसिन फिल हुई रहती है कैप्सूल के अंदर। यहाँ पर इस मेडिसिन के अंदर ऐसे ऐसे एक कैप्सूल के अंदर ऐसे मेडिसिन होती है। तो वो मेडिसिन ही आपके काम की है। ऐसा कोई है कि ये जो प्लास्टिक की कोटिंग है ये काम की चीज है? नहीं, ये कैप्सूल के अंदर जो ये मेडिसिन है, अगर आप चाहो तो इस कैप्सूल को निकाल के, मतलब जो उसका ऊपर का जो प्लास्टिक वाला था उसको रिमूव करके आप केवल अंदर की दवाई भी खा सकते हो। लेकिन ये दवाई यहाँ पे किस फॉर्म में, ऐसे कैप्सूल की फॉर्म में क्यों दी गई? ये कैप्सूल की फॉर्म में इसलिए दी गई कि ये डेटा, ये जो मेडिसिन है, ये हमारे से हाइड है, छिपी हुई है। ये वाली जो मेडिसिन है, ये जो मेन है, इसी को हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में एक तरह से डेटा कहते हैं। तो एनकैप्सुलेशन का मेन फायदा जो है वो आपका डेटा हाइडिंग है। डेटा हाइडिंग मतलब कि आप डेटा को छिपा कर रखना चाहते हैं, जिससे कि कुछ रिएक्शन ना हो जाए। जैसे यहाँ पे हम मेडिसिन को इसलिए छिपाते हैं कि उसका बाहर से कुछ रिएक्शन ना हो जाए, वो मतलब कुछ रिएक्शन होगी, कुछ और भी बन सकता है, या वो गिर जाए, या कुछ इस तरह की चीज है। ऐसे ही हम अपने डेटा को, ये आपका अगर एक क्लास है पूरी, यहाँ पे आप डेटा को बचा के रखना चाहते हो, जिससे कि वो आपका करप्ट ना हो जाए डेटा। तो डेटा और फंक्शन को हम एक साथ कैप्सूल में बंद कर देते हैं। एक कैप्सूल बनाया आपने, यहाँ पे आपने डेटा डाल दिया और यहाँ पे आपने उसका फंक्शन डाल दिए। यही फंक्शन उस डेटा के साथ कुछ कर सकता है। इसके बाहर वो डेटा आपका सिक्योर है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते। इस चीज को हमको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। कैप्सूल देखो वही है, एनकैप्सुलेशन मतलब आपने कैप्सूल बना दिया उसका। किस किस चीज का बनाया? 2 चीजों का बनाया, एक है डेटा और दूसरा है फंक्शन। तो इनको आपने एक कैप्सूल के अंदर बंद कर दिया। आप ऐसे मान लीजिए डेटा और फंक्शन को मिला के एक क्लास बना दी, और उससे क्या फायदा हुआ कि डेटा आपका हाइड हो गया, डेटा छिप गया, डेटा को
कोई बाहर वाला बंदा या बाहर वाला कोई भी पर्सन उसको कुछ चेंज नहीं कर सकता। तो डेटा की सिक्योरिटी हो गई। तो एनकैप्सुलेशन का मेनली क्या मीनिंग निकल के आया? मीनिंग है कि एक ऑब्जेक्ट के डेटा को केवल उसी के फंक्शन एक्सेस करें। जो मैंने अभी आपको बताया कि एक क्लास बनाई, क्लास आपने बनाई सपोज सर्कल नाम से, सर्कल पता ही है आपको, गोला। तो इस सर्कल में क्या क्या होता है? सर्कल का होता है रेडियस, और यहाँ पे आपने बना दिया सपोज एक सर्कल का क्या बनाते हो आप? सरकमफ्रेंस बनाते हो ना, या आपको एरिया का फॉर्मूला पता है तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये सब चीजें, ठीक। तो इसी के अंदर, इस वाले फंक्शन के अंदर ही आप इसको चेंज कर सकते हो, इसमें जो भी मॉडिफिकेशन करने हैं वो कर सकते हो। इसके बाहर वाले में आप बाहर से इस रेडियस को कुछ एक्सेस नहीं कर सकते। तो इससे क्या फायदा हुआ? आपका सुरक्षा मिल गई, गलती से भी डेटा आपका नष्ट नहीं हो सकता, डेटा आपका डिलीट नहीं हो सकता। तो अभी हम दो चीजें मैंने आपको बताई कि एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए दो चीजें होंगी, डेटा प्लस फंक्शन, उनको आपने एक साथ कैप्सूल में डाल दिया। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन। ओके, एनकैप्सुलेशन। एक्सेस अधिकार क्या क्या है? जैसे हमने अभी कहा ना कि ये रेडियस है, तो रेडियस को आप दो तरह से बना सकते हो, एक प्राइवेट है और एक पब्लिक है। पब्लिक का मतलब क्या होता है कि उसको हर कोई यूज कर सकता है। प्राइवेट का मतलब क्या है? केवल हम ही यूज कर सकते हैं, मतलब जिसका वो प्राइवेट है। फॉर एग्जाम्पल हम जो रोड्स हैं, तो रोड्स मतलब सड़कें जो हैं वो पब्लिक है, उनको सड़क को कोई भी यूज कर सकता है। लेकिन आपके घर के अंदर कोई कोई भी घुस सकता है नहीं, वो आपका घर क्या है? प्राइवेट एरिया है, वो केवल वो ही यूज कर सकते हैं जो उस घर को बिलोंग करते हैं। तो ऐसे ही हम जब डेटा बनाएंगे तो डेटा को दो तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं। एक आप कर सकते हो पब्लिक, जिसको कि आप बाहर से भी एक्सेस करना चाहते हो, और एक कर सकते हैं प्राइवेट, जो कि केवल अपने ही ऑब्जेक्ट उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपकी मैंने घर बताया, या आपका घर है तो आपके ही जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, केवल वो ही आपके घर के अंदर एंट्री कर सकते हैं, या मतलब बैठ सकते हैं या कुछ भी। तो प्राइवेट चीजें वो होती हैं जिनको कि हमारे ही अधिकार है ऊपर, और पब्लिक का मतलब है कि हर कोई उसमें मॉडिफिकेशन कर सकता है। ऐसे ही एक्सेस एक्सेस जब हम कराएंगे मतलब किसी भी डेटा का, तो दोनों तरह से करवा सकते हैं, जैसे भी आपकी जरूरत है, चाहे आप उसको पब्लिक कराइए या आप उसको प्राइवेट कराइए। नेक्स्ट आता है फिर डेटा एब्स्ट्रक्शन। ये भी कुछ डेटा एनकैप्सुलेशन जैसे ही है, बिल्कुल एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रक्शन एक ही तरह की चीजें हैं एक तरह से। लेकिन एब्स्ट्रक्शन के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है कि इसके साथ हम बेकार की बातों को छिपाकर, बेकार की भी नहीं मतलब अनावश्यक बातों को छिपाकर, जो बहुत जरूरी नहीं है, अनावश्यक मतलब कि जो ज्यादा आवश्यक नहीं है, उनको छिपाकर मुख्य चीजों पर ध्यान फोकस करें अपना, तो उस चीज को हम कहते हैं एब्स्ट्रक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा, जब एनकैप्सुलेशन का ही एक तरह से दूसरी चीज है कि इसमें भी सारे जो भी आप यूज नहीं कर रहे हो वो सारी चीजें छिप जाएंगी, और बाकी आपको उन सब चीजों से मतलब न रख के मेन कंसेप्ट पर आप काम करोगे कि आपको क्या चीज करनी है। तो महत्वपूर्ण जानकारी पर, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन पर आपका वर्क होगा। एनकैप्सुलेशन की क्या एडवांटेज है? एनकैप्सुलेशन के एडवांटेज, डेटा का सुरक्षा हम पढ़ चुके हैं, डेटा को सुरक्षित रखने के लिए आप यूज करोगे, लचीलापन आ जाएगा, आसानी से आप उसको चेंज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ही कर सकता है, मतलब हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन उसको केवल ऑब्जेक्ट ही उसको चेंज कर सकता है इजीली। और दूसरा, स्पष्ट और व्यवस्थित कोड संरचना। जब मैंने आपको बताया कि 5000 लाइंस का आपका कोड हो जाएगा धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, इस क्लास में नहीं, 12th में नहीं, कभी आगे, तो उस केस में भूल जाओगे कि यहाँ पे एरर आ रही तो कहाँ पे जाना है, फिर उसको एक जगह से चेंज करोगे तो दूसरी जगह आपको वो मिलेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम हमेशा उसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में या छोटे छोटे क्लासेस में डिफाइन करके चलते हैं। और एक क्लास की सपोज 100 लाइंस की है, इसको आपने कर लिया कि ठीक है, तो अब एरर इसमें आ रही है तो इसी में देखोगे ना, ये नहीं कि 5000 लाइंस में आप ढूंढ रहे हो कि कहाँ पे मेरी एरर्स है। तो इस तरह से स्पष्ट और व्यवस्थित कोड संरचना जाती है, आप उसको फिर बार बार रीयूज भी कर सकते हैं, और उसमें कभी कुछ चेंजेस करने हैं तो इजिली जाकर आप
चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये एनकैप्सुलेशन के लाभ है, बेनिफिट्स हैं कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका बेनिफिट डेटा सुरक्षा, ये डेटा आपका सिक्योर हो जाता है, सिक्योरिटी हो जाती है, सेफ हो जाता है, उसको बाहर से कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। उसमें चेंजेस करना और उसको अपडेट करवाना किसी भी ऑब्जेक्ट से इजी है, ऑब्जेक्ट का ही होगा और किसी का बाहर का नहीं होगा। थर्ड है कि आप एक स्पष्ट कोड लिख देते हो, मतलब कि एक विजिबिलिटी बढ़ जाती है, आपको समझ में आ जाता है कि क्या करना है, मतलब कि कहाँ पर चेंजेस करने हैं, कहाँ पर एरर है। तो इस तरह का कोड, इस तरह की चीजें हमें कौन देता है, एनकैप्सुलेशन देता है। क्लास स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझा। आप इस टॉपिक को फिर से रिवाइज करिए और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस पेपर को लेकर या इस टॉपिक को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने के लिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।